नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, पिछले दिनों जो घटनाएं हरियाणा में घटी, कुछ-कुछ वैसे ही घटनाएं यूपी में घट रही हैं, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो वैसी ही कुछ समस्याएं झेल रहे हैं, जो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने झेली थी। उन पर आरोप लग रहे हैं कि आप जो है कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखते और कार्यकर्ताओं की वजह से जो है कार्यकर्ता नाराज हैं। इस वजह से लोकसभा में आपकी सीटें आधे से भी घट गई। लोकसभा में बीजेपी को बहुत भारी मार पड़ी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा की राज्य है, ऐसा महत्वपूर्ण राज्य है, जिसके बिना केंद्र में सरकार बननी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहां पर 80 सीटें हैं। जो पार्टी वहां बढ़त हासिल कर लेती है, वो बाकी पूरे प्रदेश में जो है वो ठीक ठाक सीटें, एवरेज सीटें भी हासिल कर ले तो सरकार बनाने में उसको आसानी हो जाती है। ऐसा 2014 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में बीजेपी ने सीटें जीती और इस वजह से बड़े आराम से उनकी सरकार बन गई। बहुमत की सरकार बन गई, जो बीजेपी के नेता भी नहीं सोच पाते थे। वो भी हमेशा अपने आप को 250 के आसपास ही मानते थे, क्योंकि उससे पहले बीजेपी की मैक्सिमम सीटें जो है वो 180-85 के आसपास रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के काल में। तो जब ये इतनी बड़ी सीटें हैं, तो इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि इसीलिए ये नारा भी दिया गया कि 400 सीटें हासिल करेंगे। लेकिन बीजेपी की सीटें बहुत कम हो गई, 30s में आ गई और उसका नुकसान ये हुआ कि बीजेपी अपने बूते पर भी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इसलिए उसका सत्ता पर जो कंट्रोल होता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा और एक तरह से मोदी जी को पॉलिटिकल शर्मसारी थोड़ी-सी कहा जाए, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पॉलिटिकल शर्मसारी उनको फेस करनी पड़ी कि कहाँ वो 400 की बात कर रहे थे और कहाँ 240 पर आकर पार्टी रुकी। लेकिन सरकार बन गई और अगर जीत कहा जाए, जीत किसकी हुई, तो जीत बीजेपी की हुई, एनडीए की हुई और उन्हीं ने सरकार बनाई। इसलिए कोई और इसका विवेचना करना जो है वो गलत होगा। सवाल ये है कि वर्कर का जो निरादर है या वर्कर की तरफ जो ध्यान ना देना, वो कोई आज की बात बीजेपी में नहीं है। बीजेपी जब सत्ता में आती है, तो मैंने पिछले दिनों एक वीडियो किया था कि बीजेपी को ये क्लैरिटी नहीं है कि सत्ता के बाहर कैसे काम करना है, ये उसको पूरी क्लैरिटी है। लेकिन सत्ता में आने के बाद कैसे काम करना है और सत्ता और संगठन में क्या संबंध रहेगा, इसकी उसको क्लैरिटी नहीं है। सत्ता को कैसे चलाना है और सत्ता एक में ईमानदारी, ऑनेस्टी का पुट कितना होना चाहिए? क्या 100% ईमानदारी एक राजनीतिक पार्टी कर सकती है? ये संभव नहीं। और जब भी सत्ता में आती है, तो पार्टी चाहती है कि हम 100% ईमानदारी से चलेंगे, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और वर्कर को हम पीछे रखेंगे। ये राजनीति में नहीं चल सकता है। इस चीज को लेकर कांग्रेस को पूरी क्लैरिटी, और किसी चीज में क्लैरिटी हो या ना, कांग्रेस चाहे लंबे समय से मार खा रही, लेकिन इस चीज में कांग्रेस को पूरी क्लैरिटी है। दो चीजों में कांग्रेस को क्लैरिटी है कि सत्ता वर्कर के सहारे कैसे चलती है। हालांकि इसमें उनके यहां भी अतिशयोक्ति है, क्योंकि उसमें कोई एंड नहीं है, कोई रोक नहीं लगती है। एक सामान्य सा काम करने का तरीका होता है और एक एक्सट्रीम करप्शन की तरफ उनको ये बात ले जाती है, जो 2004 से 2014 के बीच में देखी गई। तो वो भी एक बहुत गलत बात है। लेकिन इतनी क्लैरिटी है कि वर्कर का साथ लेके चलना पड़ेगा, ये कांग्रेस में क्लैरिटी है। कांग्रेस में दूसरी क्लैरिटी क्या है? कांग्रेस में दूसरी क्लैरिटी ये है कि हमारा जो सपोर्ट बेस है, हमको उसको नाराज नहीं करना है। तो कांग्रेस अपने सपोर्ट बेस को, खास तौर से मुसलमानों को, कभी नाराज नहीं करती है। और मुसलमानों के लिए अगर उसे एक कदम एक्स्ट्रा जाकर भी कुछ करना हो, तो वो करती है। ये क्लैरिटी है। इसमें वो ज्यादा कर जाती है, ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन इतना उसका करना बनता है। ये बीजेपी में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि सत्ता में आकर हमको वर्कर के साथ क्या संबंध रखना है और अपना जो सपोर्ट बेस है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो इश्यूज हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है।
ये बीजेपी में बिल्कुल नहीं। सत्ता में आने के बाद उनका रंग बदल जाता है, वो अपने वर्कर को नाचीज समझते हैं। मैं आपको बीजेपी के एक बहुत बड़े वर्कर की बात बताता हूँ। बहुत बड़ा वर्कर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एमएलए की सीट के लिए कई समय से प्रयास कर रहे हैं और इस बार भी प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के व्यक्ति, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा बीजेपी के नेता ऐसे समझते हैं कि जैसे बीजेपी का कार्यकर्ता लुटेरा है और अगर उसको थोड़ा सा भी एक्सेस दे दिया सत्ता तक तो वो लूट के खा जाएगा सरकार को। अब ये बात अगर सच है और जो देखा जाए अगर जो माहौल है उसे देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सही लगती है। तो ये प्रॉब्लम जो हरियाणा में मनोहर लाल जी ने झेली, वही प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ झेल रहे हैं। लेकिन अंतर है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की भरपूर कोशिश चल रही है। मनोहर लाल खट्टर और योगी आदित्यनाथ में एक अंतर है। मनोहर लाल खट्टर एक बहुत अच्छे शासक थे और बड़े अच्छे से वो जो भी उन्होंने काम किए वो सारे भविष्यमुखी थे। भविष्य में प्रदेश को आगे ले जाने वाले थे, लेकिन शायद समय उसके लिए तैयार नहीं था, शायद जनता उसके लिए तैयार नहीं थी और शायद हरियाणा का माहौल वैसा नहीं था कि वो मनोहर लाल खट्टर को स्वीकार कर सके। क्योंकि यहाँ पर जो चौधर की जंग चलती है, वो चौधर की जंग जो है वो एक समुदाय के अंदर चलती है, उसमें किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये बात आप समझ रहे होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दिक्कत ये है कि मनोहर लाल खट्टर ने ये जो पहलू है इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की और चौधर की जंग को सब जगह सब समुदायों में फैलाने की कोशिश नहीं की, वो भी उसी चक्रव्यूह में फंस गए। योगी आदित्यनाथ को ये प्रॉब्लम नहीं है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर अगर ये शिकायत है जो उनके विरोधी लगा रहे हैं उन पर कि वो वर्कर की नहीं सुनते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के पास अपनी इक्विटी बहुत है, अपनी पूंजी, राजनीतिक पूंजी बहुत है, कमाई हुई राजनीतिक पूंजी बहुत है। वो क्या है कि जनता उन्हें लाइक करती है, पूरे प्रदेश की जनता उन्हें लाइक करती है। जनता ये स्वीकार नहीं कर सकती है कि योगी आदित्यनाथ को हरा दिया जाए, हटा दिया जाए। हराने की बात अलग है, वो जनता करती है, वो जनता ने किया भी है, लेकिन हटाने को स्वीकार नहीं है। और हटाने की बात खास तौर से जो बीजेपी का आज भी वर्कर है वो बिल्कुल हटाने को तैयार नहीं। कुछ कुछ मामला बीजेपी में पहले भी ऐसे हो चुका है। कल्याण सिंह के समय में जब कल्याण सिंह को जबरदस्ती हटाया गया था, कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की आपस में खुनस हो गई और इस खुनस में कल्याण सिंह को हटा दिया गया था। उसके बाद 18 साल तक बीजेपी वापस उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आ पाई। अब योगी आदित्यनाथ के समय में वो सत्ता में वापस आई है। पार्टी के बूते 2014 में वापस आई, लेकिन 2019 में योगी आदित्यनाथ के बूते वापस आई। तो योगी आदित्यनाथ को हटाने का बूता किसी में नहीं है और ये जो गलती है और उनके हटाने का जो ग्रुप है वो उसमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जो कि दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं अमित शाह का भी नाम आता है। तो अगर वो हटाने की जिद करेंगे, जो वो पहले भी एक दो बार प्रयास कर चुके हैं ये ग्रुप, तो मुंह की खाएंगे और जब मुंह की कोई ग्रुप खाता है तो उसकी पॉलिटिकल इक्विटी जो है कम होती चली जाती है। मुझे लगता है कि इस मामले में बीजेपी के अंदर जो राजनीति चल रही है वो बहुत खराब है, पूरी बीजेपी के लिए भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी और विशेष तौर पर अमित शाह के लिए भी, क्योंकि इसके पीछे नाम अमित शाह का आ रहा है और अमित शाह उनको प्रमोट कर रहे हैं। और अमित शाह अगर प्रमोट कर रहे हैं और फिर भी योगी जी को नहीं हटा पाते हैं किसी भी दबाव में, तो समझिए कि योगी जी जो हैं वो अमित शाह से बड़े नेता हैं। ये मैसेज जाता है। इस बात पर बीजेपी नेतृत्व को बीजेपी नेतृत्व को ध्यान देना होगा कि बहुत ज्यादा पंगा योगी जी से
अच्छा नहीं होगा। बीजेपी को भी नुकसान होगा, मौजूदा लीडरशिप को भी नुकसान होगा और योगी को अगर नहीं हटा पाते हैं, तो योगी जी का जलवा बढ़ता चला जाएगा और जो उनका विरोध कर रहे हैं, उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जलवा जो है वो घटता चला जाएगा। इस अंक में साथियों इतना ही। पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे सब्सक्रिप्शन के बटन को ज़रूर दबाएँ। सब्सक्रिप्शन का बटन दबाने से हमको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और हमारा फ़ायदा भी होता है। आपको नमस्कार, इसी अंक में और मिलते हैं। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।